हेलो फ्रेंड्स, एक और अध्याय में आप सभी का स्वागत है। आज अध्याय 19 में हम जानेंगे कि समाज में क्रांति कब होती है। इस बात को जानने के लिए आज हम इस किताब की बात करेंगे जिसका नाम है आनंद मठ, जिसे बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। जैसा कि इस किताब के बारे में सबसे प्रसिद्ध बात यह है कि इससे वंदे मातरम, जो कि हमारा नेशनल सॉन्ग है, इससे ही लिया गया था। लेकिन हम इसकी पूरी नॉवेल के बारे में, जो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखी है, उसके बारे में हम जानेंगे इसमें क्या कहानी है। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में जिसे पहली क्रांति बोला जाता है वो 1857 में मानी जाती है, लेकिन उससे भी पहले कुछ कुछ क्रांतियां हुई हैं। जैसे कि 1770 में हुई थी सन्यासी विद्रोह, जो कि सन्यासियों के द्वारा विद्रोह किया गया था अंग्रेजों के खिलाफ। आप जब ध्यान से उसके पूरे हिस्टोरिकल टाइम्स को ध्यान से देखेंगे तो उससे पहले क्या हुआ था। 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुआ था और उसके बाद कंपनी रूल बंगाल में शुरू हुई। 1770 में बंगाल में बहुत ज़्यादा बड़ा भूख की वजह से लोग, यानी कि फेमाइन, भुखमरी आ गई थी और लोगों की स्थिति बहुत ही गंभीर हो गई थी। लोगों को खाने के लाले पड़े हुए थे। जैसा कि आप बिहार में जानते हैं गोलघर, जो कि पटना में है, जिसे गैरन ऑस्टिन ने शायद बनवाया था। उसे भी बनवाया किस लिए गया? क्योंकि वो अनाज की स्टोरेज के लिए। तो आप समझ लीजिए कि कितनी भयावह स्थिति थी उस समय की। जब पिक्चर्स आप गूगल्स पर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हड्डी और मांस के बीच में ज़्यादा अंतर दिखता नहीं था। एकदम चिपके शरीर, एकदम भूख से लोग मर रहे हैं। और उस वक्त जब अंग्रेज़ों ने इस तरह के सिचुएशंस में भी टैक्स लेना छोड़ा नहीं, तब विद्रोह होता है सन्यासियों का, जब उनके पिलग्रिमेज टैक्सेस भी लगाने वो शुरू कर देते हैं। खैर, इस कहानी को शुरू करने के लिए मैं कहना ये चाहूँगा कि शुरू होती कैसे है। इसमें कैरेक्टर हैं महेंद्र और उनकी बीवी और एक बच्चा, जो कि एक ज़मींदार हैं, बहुत अच्छे परिवार से हैं, खान पीने को बहुत पैसा है, धन है। पर जब वो उस अकाल की स्थिति में, जो 1770 के समय की बात हो रही है, उसमें खाने के लाले पड़े हैं, तो अब सोने चांदी तो खाएंगे नहीं, प्रॉपर्टी तो खाएंगे नहीं। तो ये स्थिति होती कि गांव के गांव लोग शहर भागने लगते हैं, कोई जंगल चला जाता है। महेंद्र भी उन्हीं में से होते हैं और वो भी जंगल की तरफ जाते हैं, लेकिन उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है अंग्रेज़ों के द्वारा, कि कहीं वो अंग्रेज ये समझ लेते हैं कि सन्यासी हैं। और उस समय विद्रोह तो चल ही रहा था और उसे सन्यासियों के द्वारा छुड़ाया जाता है। उसके बाद महेंद्र को सन्यासियों के द्वारा ही अंग्रेज के कैद से निकाला जाता है और उससे कहा जाता है कि तुम्हें भी हमारा साथ देना चाहिए, तुम्हारी ज़रूरत है हमें, क्योंकि तुम इकोनॉमिकली तो बहुत अच्छे हो। तो वो अपने बीवी बच्चों के मुंह में ये ठुकरा देता है कि वो नहीं बनना, सन्यासियों का साथ नहीं देना चाहता, वो अपने बीवी बच्चों के साथ रहना चाहता है। इस पर एक बहुत टर्निंग पॉइंट बात आती है कि उसकी जब बीवी को पता चलता है कि मेरा पति जो है वो देश की रक्षा करना नहीं चाह रहा, अंग्रेज़ों के खिलाफ नहीं लड़ना चाह रहा, क्योंकि उसका बाधा मैं बन रही हूँ, तो वो अपने बच्ची को और ख़ुद को जहर दे देती है ताकि मैं मर जाऊं और मेरा पति जो महेंद्र है वो इन सन्यासियों का साथ दे। और ऐसा होता है और वो जहर खा लेती है। महेंद्र इन दोनों को देख कर रोने लग जाता है और उसे फिर अंग्रेज पकड़ के ले जाते हैं और वो अपने बीवी बच्चों को अंतिम संस्कार भी नहीं कर पाता है। लेकिन कुछ देर के बाद पता चलता है, कुछ सन्यासी फिर वहाँ आते हैं और उनके बीवी बच्चों को देखते हैं तो उनकी बीवी बच्चे भी जिंदा होते हैं और उन्हें बचा लिया जाता है, जिसके बारे में महेंद्र को पता नहीं होता। और कहानी ऐसे चलती जाती है और आखिर में महेंद्र इसमें अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह करते करते वीरगति को प्राप्त हो जाता है और जीत तो जाते हैं। सन्यासी विद्रोह जो है अंग्रेज़ों के खिलाफ जीत तो जाते हैं, पर आप जानते हैं कि उस समय अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ना, वो भी बिना उस तरह के वेपन्स के, बहुत मुश्किल था। जीत तो जाते हैं लेकिन बहुत संख्या उनकी कम हो जाती है। इस कहानी में कुछ चीज़ें मुझे बहुत ही ज़्यादा जो कहनी है आपसे, वो ये दिमाग में आई मेरे कि जब उस वक्त सन्यासी विद्रोह हो रहा था तो लोग भाग भाग कर सन्यासी मठों में जाते थे, इसलिए नहीं कि उन्हें विद्रोह करना था, इसलिए कि उन्हें खाना खाना था, इसलिए कि वहाँ पे अनाज था खाने को। तो ये स्थिति थी। और कुछ चीज़ें जो बहुत ही ज़्यादा इससे सीखने के लिए है। पहली बात तो ये कि क्रांति कभी भी एक समाज में तब तक नहीं हो सकती जब तक उस सबकी परेशानी नहीं बनती। आप जैसा कि इस कहानी में देखेंगे कि कहानी में क्रांति कब हुई है,
जब देखेंगे आप सन्यासी विद्रोह को तो कब हुई है, जब सबके खाने को लाले पड़ गए, जब सबकी भूख से बहुत बुरा हाल हो गया। आप कभी फास्टिंग करके देखिए, 3 से 4 दिन 5 दिन, जब पेट चिपकने लग जाता है, जब पेट से आवाज़ें आने लगती हैं, पेट की जो मसल्स होती है वो जब मुड़ने लगती है, ऐसी स्थिति तो हम सभी के साथ नहीं है, पर कभी महसूस करने की अगर कोशिश करनी हो तो फास्टिंग कीजिए 1-2 दिन, तो आपको शायद समझ में आएगा कि भूख की मार कैसी होती है। उस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा होता। हम जिन वर्गों को देखकर, गरीब वर्गों को देखकर ये कह देते हैं कि ये गरीब हैं, उनकी स्थिति हम नहीं समझ सकते। और स्थिति तब आप समझेंगे जब आप उस स्थिति में जाएंगे। तो उस वक्त समाज ऐसा ही था कि सबकी हालत इतनी ख़राब थी कि खाने को लाले पड़े हुए थे। और जब सबकी सोच एक जैसी हुई कि इसके खिलाफ विद्रोह करना है, तब वो इसके अगेंस्ट खड़े हो पाए। लेकिन सवाल ये उठता है इस किताब से कि क्या क्रांति तभी उठेगी जब स्थिति इतनी भयावह हो जाएगी? क्या क्रांति तभी उठेगी जब सबकी स्थिति पूरी तरह खराब हो जाएगी? क्या क्रांति तभी उठेगी जब सबके अन्न छीने जाएंगे? क्या क्रांति तभी होगी जब सब भूख से मर रहे होंगे? क्या क्रांति तभी होगी जब सबके घर में आग लगेगी? इस सोचने की वाली बात है और इस पर ध्यान देने की बात है कि इस देश में बड़े लेवल पर जिस तरह के आप आगे चल के फिर क्रांति देखते हैं 1857 में, फिर 1942 में, और जो मॉडरेट लेवल पे जो मॉडर्न लीडर्स के द्वारा फिर होता है वहाँ पर, जैसा कि आप पहले भी देखेंगे ट्राइबल्स के लिए भी जो मुंडा आंदोलन है, जो आपको सिद्धू कान्हू के द्वारा आंदोलन है, वो क्यों है? आप ध्यान से कोई भी क्रांति को पढ़िए तो आपको लगेगा कि जब सबकी हानि हो रही थी तभी वो क्रांति हुई। देश में क्रांति, समाज में क्रांति तभी आती है जब सब पे बीतती है। लेकिन इससे सीखने वाली यही बात है कि क्रांति उस वक्त तक वेट नहीं करनी चाहिए कि जब तक सबका घर ना जले। क्रांति की शुरुआत पहले होनी चाहिए, एकजुटता पहले चाहिए, ज्ञान पहले चाहिए। और आज के युग में अगर आपको क्रांति करनी है तो आपको ज्ञान से क्रांति करनी है। समाज में अज्ञानता को ख़त्म करने के लिए ज्ञान को एकजुट होने की ज़रूरत है। जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं उनको एकजुट होने की ज़रूरत है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।